हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। आज का सेशन आपकी रिक्वेस्ट पे एक सीरीज के तौर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी और मैंने करीब आपके 3 लेक्चर्स ले लिए थे, 2 ऑन एटमॉस्फेयर एंड 1 ऑन इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ पे आता है। और इन सारे लेक्चर्स के दौरान स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्योंकि आप बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फॉर वन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी गुड, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर फेसिंग सम अदर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें सरफेस स्टडी की जरूरत होती है। बस समरी मिल जाए चैप्टर की, मेन पॉइंट्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। सो बिल्कुल आई फाउंड दैट यू पीपल वर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जैसे स्टेट पीएससीज नहीं दे रहे हो या आप यूपीएससी फाइट नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट की बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक या चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत शायद नहीं है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो जिसमें स्टेट पीएससीज भी आते हैं, यूपीएससी भी आते हैं और बाकी एग्जाम्स भी आते हैं तो आपको डिटेल में भी पढ़ना होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे एग्जाम्स आप फेस कर रहे हो जिनमें पूरा जीके एक छोटा सा पार्ट रखता है, जैसे कि एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे के एग्जामिनेशंस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनमें आपको सिर्फ सरफेस स्टडी से किसी भी चैप्टर की मदद मिल जाएगी। और इसी वजह से नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जब भी मैं कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी ज्योग्राफी में तो उसी के इमीडिएटली बाद हम एक एमसीक्यू का वीडियो आपके लिए ले आएंगे। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस तरह के एग्जाम फेस कर रहे हैं जिनमें जीके की सिर्फ सरफेस स्टडी से उनका काम हो जाएगा, ठीक है। और इन वीडियोस में मेरी कोशिश 100% ये रहेगी कि उस पूरे चैप्टर की समरी आपको इसी वीडियो में मिल जाए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप निकाल सके साथ में। लेट्स स्टार्ट। Alright, so let us start with the very first question. क्वेश्चन सामने हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से आंसर मार्क करो, फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो टैली कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर पढ़ने में चूक कर दोगे तो आंसर रॉन्ग मार्क हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि कुछ एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको दी गई हैं और उनको आपको वर्टिकली जमाना है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर। तो अगर ये अर्थ का सरफेस है तो कौन सी लेयर इस क्रम में आनी चाहिए? ऑलराइट, द ऑप्शंस आर स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मेसोस्फेयर। अब इसके लिए हमें एक बार लेयर्स पता होनी चाहिए, तो चलिए मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रही हूँ कि आपको नहीं पता। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा मीजोस्फेयर, उसके बाद आएगा थर्मोस्फेयर और एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ओके, तो अब इस सीक्वेंस के हिसाब से फटाफट हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रोपो आना चाहिए, तो दिस शुड बी 1 नंबर पे, उसके बाद ये 2nd नंबर पे आना चाहिए, 3rd नंबर पे और ये 4th नंबर पे। तो हमारे आंसर का राइट क्रम क्या होना चाहिए? 3 1 4 2, 3 1 4 2, और ये रहा 3 1 4 2। सो द राइट आंसर वुड बी पॉइंट सी। अब आंसर मैच भी कर लीजिए और यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बिकॉज जितनी भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो इस एक पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ढंग से देखने को मिल जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों के बीच में ये जो एक जोन आ रहा है जहां ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फेयर चालू होगा, इस एरिया को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज यानी ट्रोपोस्फेयर यहां रुक गया। इसी तरह से स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आएगा स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फेयर के बाद आएगा मीजोपॉज, फिर आ गया थर्मोस्फेयर और ऊपर आ जाएगा एक्सोस्फेयर, ठीक है। और ये जो लाइंस आपको कुछ दिख रही है ये टेम्परेचर बताती हैं कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मीजोस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, थर्मोस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये देखो सिग्मा जैसा साइन आपको याद रखना है, ये ट्रोपो, ये स्ट्रेटो, ये मीजो और ये थर्मो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ डे टू डे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इज कॉल्ड। सवाल पूछ रहा है सिर्फ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना पढ़ोगे, आंसर गलत मार्क कर सकते हो। स्टडी ऑफ डे टू डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। रोजमर्रा में जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? मीटरोलॉजी, सीज्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी? अब इन सब टर्म्स के बारे में पता होगा तो आंसर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र, जिस तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं और उसका असर इंसान पे क्या पड़ता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एक और टर्म होती है एस्ट्रोनॉमी। एक और टर्म क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम पूरे यूनिवर्स और प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में लॉजी
हाथ देख करके या प्लैनेट्स देख करके, हाथ देख के नहीं, वो पामिस्ट्री होती है, सो प्लैनेट्स देख के आप इंसान के ऊपर जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो लॉजी से आप ये ध्यान रखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, इस पे आते हैं, इससे पहले देख लो सीज्मोलॉजी क्या है। सो अच्छा, आंसर में ये तो नहीं आएगा। सीज्मोलॉजी क्या होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड या अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको सीज्मोलॉजी कहते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब ये दो स्टडीज हैं जो कि एटमॉस्फेरिक फिनोमिना से डील करती हैं। एक डे टू डे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को स्टडी करती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को स्टडी करती है। तो देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन के एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन में चेंजेस जो आते हैं उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी डे टू डे पे नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म पे करेगी, तो सीधा आंसर आ जाता है मीटेरोलॉजी। ओके, डे टू डे एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन की स्टडी को क्या कहते हैं, मीटेरोलॉजी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, ऑलराइट, सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ फिनोमिनन अकरिंग इन, यानी कि ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर में जो कमी आती जा रही है, वो कौन सी स्फेयर में या कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में होता है, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। ये आप बता पाओगे अगर आपको पता होगा कि ओजोन लेयर होती किस लेयर में। जिस लेयर में ओजोन लेयर होगी, जिस स्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर के, वहीं पे डिप्लीशन होगा। तो ओजोन लेयर कहाँ लाई करती है, अगर ये अर्थ का सरफेस है, ये हो गई ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही लाई करती है ओजोन लेयर भी। ओके, सो कौन सी स्फेयर में आती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो डिप्लीशन भी कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। Which of the following is not a permanent gas in the atmosphere? एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी बहुत तरह की गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है, उनके आपस में मिलने से बना हुआ है। कुछ गैसेस इसमें परमानेंट नेचर की होती हैं, यानी ये अलग अलग टाइम पे वेरी नहीं करती, अलग अलग जगहों के हिसाब से वेरी नहीं करती, इनकी परसेंटेज सेट रहती है। और कुछ होती हैं वेरिएबल गैसेस, जो कि कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती हैं। ओके, जैसे मीथेन है, वो वेरिएबल गैस है। ओके, और अगर आप बात करें परमानेंट गैसेस की, ऑक्सीजन परमानेंट गैस होती है। गॉट इट। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परमानेंट गैस नहीं है, नहीं है। तो ओजोन, जिनॉन, हीलियम या आर्गॉन कौन सी परमानेंट नहीं है। द राइट आंसर इज ओजोन। द राइट आंसर इज ओजोन। अब आप यहां देख लीजिए, मैं सारी परमानेंट गैसेस आपका फटाफट आपको याद करवा देती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, ये इस क्रम में, यानी कि इस सीक्वेंस में बढ़ते से घटता क्रम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी परमानेंट गैसेस दी हुई हैं। सो सबसे पहले नंबर पे परमानेंट, ये सारी कौन सी गैसेस हैं, दीज आर परमानेंट गैसेस, यानी कि इनका कॉम्पोजिशन, इनका परसेंटेज सब कुछ सेम रहता है, इनका कॉम्पोजिशन वेरी नहीं करता। तो परमानेंट गैस में सबसे ज्यादा नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आती है नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आती है आर्गॉन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नहीं। ये मैंने कैसे याद कराया था, एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं चाहिए होती ना, ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो हम बोलते हैं नो, अरे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर, मतलब प्रोड्यूस मत करो ज्यादा। ओके, अरे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर, और उसके बाद जिनॉन और हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट की दो गैसेस हैं, सीधे आपको याद रखनी है। तो नो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर, जिनॉन एंड हाइड्रोजन। तो अब ये देखो, इसी के बेसिस पे यहां देखो, ओजोन इसमें कहीं भी नहीं आ रही है। ओके, जिनॉन आप देखो, बिल्कुल जिनॉन यहां पे है। हीलियम आप देखो, नहीं का हीलियम है। आर्गॉन आप देखो, थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट परमानेंट गैस आर्गॉन होती है। ओके, सो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी परमानेंट गैस नहीं है, ओजोन परमानेंट गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीजोपॉज लाइज। मीजोपॉज, देखो मैंने अभी आपको लेयर्स बताई थी, पॉज यानी उससे पहले वाली लेयर रुक रही होगी, और पॉज का नाम उसके अगले वाली लेयर के हिसाब से होता है, पहले वाली लेयर के हिसाब से पहले वाली, जो चल रहा होगा वही तो पॉज होगा। जैसे ट्रोपोस्फेयर चल रहा है तो ट्रोपोपॉज आएगा, है ना, ट्रोपोस्फेयर चल रहा है तो ट्रोपोपॉज आएगा। इतना मैंने हिंट दे दिया, अब क्वेश्चन समझो फिर आंसर करना। मीजोपॉज लाइज बिलो स्ट्रेटोस्फेयर, एक ऑप्शन, बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, या बिलो मीजोस्फेयर, या
बिलो मीजोस्फेयर। तो देखो एक ऑप्शन तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो, बिलो मीजोस्फेयर तो नहीं आएगा, मीजोपॉज है तो मीजोस्फेयर के ऊपर ही आएगा, नीचे तो नहीं आ सकता। अब इसको आंसर करने के लिए चलो, अगर ये अर्थ सरफेस है, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, ये मीजोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है, तो यहीं पे मीजोपॉज आनी चाहिए, यस और नो, यहीं पे आनी चाहिए। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मीजोपॉज आएगी, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। बिलो मीजोपॉज नहीं, ये तो ऊपर है, तो ये रॉन्ग हो गया, ऊपर से ही पढ़ते हैं ना, नीचे से क्यों पढ़े, जल्दी से राइट आंसर नहीं बताना चाहिए। बिलो स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे है क्या, नो। बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, स्ट्रेटो और मीजो के बीच में है क्या, नो। बिटवीन मीजो एंड थर्मो, बिटवीन मीजो एंड थर्मो, यस इट इज बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो आपका आंसर हो जाएगा 3, बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर लाइज द मीजोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देख भी लो, ये वाला जो लाइन आएगी ना, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मीजोपॉज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, सवाल ध्यान से पढ़ना है, नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% ऑक्सीजन, ठीक है, अगर आप एवरेज की बात करो 78% सही है बिल्कुल। नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम एयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मीजोस्फेयर गलत आ गया इसमें से। दूसरा पॉइंट ये आपको बोल रहा है कि भाई नाइट्रोजन को हवा से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑल्दो 78% नाइट्रोजन मौजूद है हवा में, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में हम हमारे बॉडी में नहीं ले सकते हैं, उसको फिक्स करने के 2-3 तरीके होते हैं। अच्छा पहले पूरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगी। तो ये सही है, ये सही है, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन सॉइल बाय लाइटनिंग, बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन हवा की होती है, जब बिजली चमकती है तो वो नाइट्रोजन बिजली के साथ, बिजली चमकने के साथ जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ में या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है और धरती पे पानी के साथ आती है। तो 2-3 तरीके होते हैं हवा की नाइट्रोजन के धरती तक पहुंचने के। एक तरीका होता है लाइटनिंग, बिजली जब चमकती है तो उससे नाइट्रोजन फिक्स होती है। दूसरा होता है बैक्टीरिया, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो पेड़ों के, प्लांट्स के या तो रूट्स में लगे हुए होते हैं। कौन से प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि मटर हो गया, फलियां हो गई, ओके। इसको बोलते हैं राइजोबियम, इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, राइजोबियम। तो या तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, या फिर सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, या फिर लाइटनिंग। ये 3 तरीके हैं जिनसे हवा की नाइट्रोजन नीचे धरती तक पहुंचती है, फिर प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को हम खाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, इस तरह से नाइट्रोजन हम तक पहुंचती है। तो समझ में आ गया, नाइट्रोजन डायरेक्टली हम तक नहीं आ सकती, हम नहीं ले सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, पहले वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कौन कन्वर्ट करेगा, या तो बिजली चमकेगी तो वो कन्वर्ट होकर बारिश के साथ आएगी, नहीं तो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करेंगे और पेड़ों तक पहुंचाएंगे। गॉट इट। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। मतलब नाइट्रोजन साइकिल जब आप पढ़ते हो ना, तो नाइट्रोजन साइकिल यही बताती है कि हवा की नाइट्रोजन हम तक कैसे पहुंचती है, फिर वापस हवा तक कैसे पहुंचती है, ओके। फिर भी आपको डिटेल पढ़नी है तो पूरा लेक्चर डला हुआ है, आप देख सकते हो, वहां पे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो अभी हम क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं, सरफेस स्टडी करेंगे। विच इज नॉट ट्रू, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, सही है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये भी सही है। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन सॉइल बाय लाइटनिंग, ये भी सही है। तो नन ऑफ द अबव। विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी फॉल्स नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नॉट ट्रू नहीं है, सब ट्रू हैं, तो नन ऑफ द अबव, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर पूछ लिया गया, नॉट ट्रू मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, है ना। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। अब देखो, जो अर्थ होता है, यहाँ पे पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ओजोन कौन से लेयर में लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। तो ओजोन जो डिप्लीट हो रही है वो पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, लेकिन जो
पोल्स के आसपास का स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें इतनी ज्यादा डिप्लीट होती है कि होल बन जाता है। ओके, तो उस होल को बनाने में क्या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मददगार साबित होते हैं, इनकी वजह से होल और ज्यादा बनता है? यस, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो एंटार्क्टिका के ऊपर ठंडे, बहुत ठंडे बादल बन जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हवा में फैले हुए होते हैं और हवा विंड सर्कुलेशन की वजह से पोल्स तक पहुंचती है और वहां पे ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बने हुए होते हैं ठंड के मौसम में, तो रिएक्शन चालू होता है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। ओके, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट तो गलत नहीं है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, CFCs आर रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को कम करते जा रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अब हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अब ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या है? देखो, अर्थ का सरफेस, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में वैसे मेजरली ओजोन लेयर लाई करती है, लेकिन ओजोन थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में भी होती है। ये वाली ओजोन हमारे लिए फायदे की है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, लेकिन ये जो ट्रोपोस्फेयर की ओजोन है ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। हालांकि ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन हमारे क्योंकि बहुत पास होती है, हम इसको सांस में भी ले लेते हैं और हमें नुकसान कर जाती है। सो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है अगर फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। बिल्कुल सही है ये पॉइंट कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग का एक रिजल्ट है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? जब बहुत सारा फॉग, पॉल्यूशन, धुआं मिलता है और सनलाइट के प्रेजेंस में वो एक धुंध जैसी बना लेता है जिसमें केमिकल्स हैं, पॉल्यूशन का धुआं है, फॉग है यानी धुंध है, और जब सूरज की रोशनी आती तो एक चादर जैसे बिछ जाते हैं और इसमें ओजोन भी ट्रैप हो जाती है, ओजोन गैस, और फिर ये सब मिलकर के बहुत हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से ट्रोपोस्फेयर की ओजोन में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट सही है। तो फॉल्स कौन सा है? विच ऑफ द इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, तो भाई ऑप्शन ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव आना चाहिए। नन ऑफ द अबव आर नॉट ट्रू, या क्वेश्चन में आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समझ गए? सवाल की गलती समझ में आ गई? ये पूछ रहे हैं इन सब में से नॉट ट्रू यानी फॉल्स कौन सा है? फॉल्स तो कोई भी नहीं है, तीनों राइट हैं। तो या तो ऑप्शन में आपको नन ऑफ द अबव मिले या यहाँ पे आपको मिले कि बताइए इन सब में से कौन सा सही है, तो आप बोलोगे सारे सही हैं। ये क्वेश्चन फ्रेम करने में मेरी गलती है। आई विल करेक्ट इट इन द PDF, जो आपको PDF मिलेगा वेबसाइट पे या फिर परचम के एप्लीकेशन पे एनुअल सब्सक्रिप्शन में, तो उनमें मैं ये करेक्शन कर दूंगी, उसमें राइट आंसर भी हाईलाइट कर देंगे सो दैट यू कैन स्टडी। चलिए, व्हाट आर नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि 4 मैचेस दिए गए हैं, 3 सही है, 1 गलत है। आपको नॉट करेक्टली मैच्ड वाला पिक करना है। बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, काइंडली बेयर विद मी। सो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर एंड लैप्स रेट। ओके, लैप्स रेट क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर जब आपने देखा तो आपने देखा था कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है। ये मैंने सिग्मा बताया था ना, ये ट्रोपोस्फेयर है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट में, एल्टीट्यूड में, तो टेम्परेचर घटेगा। अब ये टेम्परेचर घटने की एक फिक्स दर होती है। ओके, हर 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, कम हो जाता है, और इसको बोलते हैं लैप्स रेट। और ये कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। बिल्कुल सही है, तो ये मैच तो सही है। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, अब तो पता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, बिल्कुल सही है। मीजोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर। मीजोस्फेयर, अब देखो, ये देखो, ये 0, ये प्लस वाले टेम्परेचर्स है ना, ऐसे आप ये बना लो। चलो, ये प्लस वाले टेम्परेचर, ये माइनस वाले टेम्परेचर, जो जितना यहां तक जाएगा उतना ज्यादा ठंडा। तो देखो, ये ट्रोपोस्फेयर था, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मीजोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है। मीजोस्फेयर वाली लाइन सबसे ज्यादा माइनस तक जा रही है, तो ये जो होता है ना मीजोस्फेयर, ये सबसे ज्यादा ठंडा होता है। ओके, सो मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर बिल्कुल सही है। और फिर थर्मोस्फेयर, बर्निंग ऑफ मीटियोर्स, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं है। थर्मोस्फेयर में बर्निंग नहीं होती है मीटियोर्स की। मीटियोर्स क्या होते हैं? उल्का पिंड, है ना। उल्का पिंड जो गिरते हैं तो एक लेयर होती है जो उन सारे उल्का पिंड को जला देती है, बिकॉज वो वहाँ पे इतनी कॉम्पैक्टनेस होती है कि सब कुछ जल जाता है। वहाँ जितने भी एयर के मासेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एयर बोल लीजिए या जो मैटर है, वो इतना पास होता है, इतना कंडेंस्ड होता है, कंडेंस भी नहीं बोलेंगे, इतना कॉम्पैक्ट होता है कि जैसे वो उल्का पिंड आते हैं
और फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है, ये होता है बर्निंग ऑफ मीटियोर्स, होता है मीजोस्फेयर में। कहाँ होता है? मीजोस्फेयर में। इतनी ठंडी होती है ये लेयर कि सब कुछ पास पास होगा और ठंड की वजह से और मैटर जो पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, उनमें फ्रिक्शन की वजह से सारे उल्कापिंड यहाँ पे जल जाते हैं। तो एम से मीटियोर, एम से मीजोस्फेयर। तो ध्यान रखिएगा मीटियोर बर्निंग कहाँ होती है? मीजोस्फेयर में। तो ये 3 सही है, ये एक कॉम्बिनेशन गलत है ना, और हमसे गलत वाला पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोनोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन बिकॉज। अब ये आयोनोस्फेयर कहाँ आता है? आयोनोस्फेयर पड़ता है थर्मोस्फेयर में। कहाँ पड़ता है? थर्मोस्फेयर में। वैसे एक चीज बता दूं, आयोनोस्फेयर मीजोस्फेयर में भी होता है और थर्मोस्फेयर में भी होता है। मीजोस्फेयर में लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इसलिए कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि आयोनोस्फेयर कौन से स्फेयर में लाई करता है एटमॉस्फेरिक लेयर की, तो आपको आंसर देना है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ठीक है। सो आयोनोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, और ये आयोनोस्फेयर एक्चुअली में रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जो भी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है ना, आज अपन सबके पास केबल टीवी केबल्स हैं, तो यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो वापस पहुँचते हैं, आप जो मोबाइल पे बात कर रहे होते हो। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, और इस कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? आयंस। और ये आयंस कहाँ प्रेजेंट है? आयोनोस्फेयर में। आयोनोस्फेयर कहाँ है? थर्मोस्फेयर में। सो ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो और थर्मो, इस थर्मोस्फेयर में लाई करता है आयोनोस्फेयर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है क्योंकि रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, क्या इसलिए हेल्प करता है? या आयोनोस्फेयर फार ऑफ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए हेल्प करता है? भाई बातें तो दोनों सही हैं, रेडियो वेव्स लॉन्ग वेवलेंथ की भी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये हमारी विजिबल लाइट है ना। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, विजिबल लाइट मतलब विबग्योर, ये जो 7 रंग होते हैं विजिबल लाइट में पड़ते हैं, है ना। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये आ जाती हैं, ये होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, रेड के आगे चलोगे तो इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, ये सारी वेव्स आ जाती हैं, तो ये होती है लॉन्ग वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। तो रेडियो वेव लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है, बिल्कुल सही है। आयोनोस्फेयर अर्थ से बहुत दूर है, बिल्कुल ठीक है। थर्मोस्ट्रेटो, मीजो, सॉरी ट्रोपोस्ट्रेटो, मीजो और थर्मो, इधर आयोनोस्फेयर है तो दूर भी बहुत है। लेकिन इन दोनों ही रीजंस का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आयोनोस्फेयर इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन नहीं करता बिकॉज दूर है या रेडियो वेव्स लंबी उसकी होती है, नहीं, ये करता है बिकॉज यहाँ पे आयंस मौजूद होते हैं और आयंस ये काम करते हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे हम, इंडिविजुअल फैक्ट सही है लेकिन क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो कि 0.36 ppm या परसेंट आप बोल दीजिए बाय वॉल्यूम बताई गई है। हालांकि ये वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल है, ये 0.041% परसेंटेज तक भी देखी गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी ह्यूमन बींग्स की वजह से होने वाली एक्टिविटीज, जैसे कि आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करते हो, आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम करते हैं, आप तो क्या। इस चक्कर में CO2 बढ़ रहा है तो वेरिएबल है। अब आपसे पूछा जा रहा है CO2 के सोर्सेज क्या क्या हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट और एनिमल रेस्पायर करते हैं, यानी हम CO2, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बिल्कुल सही है। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या? करते हैं, रात को करते हैं। दिन के टाइम जब सूरज होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को उल्टा कर देते हैं, ये भी हमारी तरह, हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रात को प्लांट्स भी यही करते हैं, इसलिए रात को प्लांट्स के पास जाने से मना किया जाता है। वॉल्केनोज, बिल्कुल जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं CO2 भी निकलता है। ऑर्गेनिक डिके, जब भी कुछ प्लांट या एनिमल मटेरियल सड़ रहा होता है, डीके हो रहा होता है, तो उसमें CO2 भी निकलती है, बिल्कुल इन तीनों में ही CO2 निकलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आते जा रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए आगे, अगला सवाल है आपका, इससे पहले वाला कर लिया ना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, भाई इनमें से कौन सी फॉल्स है आपको बतानी है। ठीक है, टेम्परेचर फॉल्स इन ट्रोपोस्फेयर एज वी मूव वर्टिकली अप,
जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो भाई क्योंकि ये ट्रू है इसलिए फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। ट्रोपोस्फेयर इज हीटेड बाय अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में जो गर्मी होती है वो अर्थ के सरफेस से मिलती है, बिल्कुल सही है। इसी वजह से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि सही है तो फॉल्स नहीं है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 175 मीटर ऑफ हाइट। ये बात की जा रही है ट्रोपोस्फेयर की, है ना। ट्रोपोस्फेयर में हर 175 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गिरावट देखी जाती है। क्या सही है? नहीं है। थोड़ी देर पहले बताया था 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये सही नहीं है। आपको चौथा, क्योंकि ये सही नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फोर्थ ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, फिर भी देखना चाहो तो देख लो। दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। दिस लेयर मतलब कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर की ही बात हो रही है हर जगह, ये भी ट्रोपोस्फेयर है। क्वेश्चन बनाने में जल्दबाजी में कुछ कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, ठीक है। सो ये सब ट्रोपोस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चंस हैं। टेम्परेचर ऊपर जाओ तो कम होता है, अर्थ सरफेस से उसको गर्मी मिलती है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तीनों बातें सही हैं। ये पॉइंट गलत था क्योंकि 175 नहीं होगा, 165 मीटर्स होगा, ठीक है। यू गॉट द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच रेज? कौन सी रेज को रोकते हैं ओजोन लेयर? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। वेरी गुड। सो एक्सरे नहीं है, IR रेज यानी इंफ्रारेड रेज नहीं है, कॉस्मिक नहीं है, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर रोकती है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स इन रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट? एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से सुबह हमें या शाम को हमें पिंकिश ऑरेंजिश रेडिश स्काई देखने को मिलता है ना। सूरज डूब जाता है तो भी थोड़ा थोड़ा सा स्काई आपको उस कलर का देखने को मिलता है। तो क्या है ऐसा एटमॉस्फेयर में? क्या ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है? क्या ये वाटर वेपर की वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है? इनमें से कुछ भी नहीं। किस वजह से होता है ये होता है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। ध्यान रखिएगा, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सुबह और शाम को आपको वो रंगीन सा आसमान देखने को मिलता है, सुंदर सा, ठीक है, बिकॉज ये करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग की वजह से कलर होता है। विच फैसिलिटेट्स द फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्ट्रैटोस्फेयर? पहले तो ये समझो कि जो स्ट्रैटोस्फेयर होता है, यानी ये अर्थ सरफेस हो गया, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये स्ट्रैटोस्फेयर हो गया, यहाँ पे ट्रोपोपॉज। अधिकतर जो एयर फ्लाइट्स होती हैं या जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट विंड्स होती हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। कभी भी तूफान आ गया, आंधी आ गई, टॉर्नेडोज आ गए, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया। ये जितना भी कुछ वेदर फिनोमिनन चेंज होता रहता है वो सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रैटोस्फेयर शांत है। स्ट्रैटोस्फेयर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लंबी लंबी हवाएं चलती रहती हैं। तो कुछ प्लेन्स आपको ट्रोपोपॉज वाले रीजन में भी उड़ते हुए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी टर्बुलेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको जो नेशनल प्लेन्स दिखते हैं ना, जो थोड़ी दूरी तक जाएंगे एक ही देश के अंदर, वो ट्रोपोपॉज में भी उड़ा लेते हैं या ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ऊपर वाले लेयर में भी उड़ा लेते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं अधिकतर वो आपको स्ट्रैटोस्फेयर में दिखेंगी बिकॉज इनको बहुत लंबी दूरी तय करनी है, जल्दी पहुंचे, तो हवाओं की भी मदद मिल जाती है बिकॉज हॉरिजॉन्टल विंड्स इसमें बहती हैं और नॉन डिस्टर्बेंस वाली होती हैं ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या चीज मदद करती है एयरक्राफ्ट को स्ट्रैटोस्फेयर में? प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर की वजह से होता है क्या कुछ हेल्प? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टेबल होता है यहाँ पे, इससे कुछ मदद मिलती है। क्लाउड्स या वेदर फिनोमिनन नहीं होते या हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं। तो देखिए ओजोन लेयर का फ्लाइट से कुछ लेना देना नहीं है ना। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टेबल रहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर का भी फ्लाइट से कुछ लेना देना नहीं है। क्लाउड्स नहीं होते, वेदर फिनोमिनन नहीं होता इस लेयर में, बिल्कुल सही है। और हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं जो कि मदद करेंगी प्लेन को, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ओनली 3 and 4। अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मैं चेंज कर देती हूँ। सो ओनली 3 and 4 करके आप C मार्क कर लीजिएगा। बहुत सारी मिस्टेक है ऑप्शंस में, बट क्योंकि मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, मैं चेंजेस करवाती जा रही हूँ, PDF में सब चेंजेस हम कर लेंगे। सो व्हाट फैसिलिटेट्स द फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट? पहली चीज हो जाएगी एब्सेंस ऑफ क्लाउड एंड वेदर फिनोमिनन, दूसरी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं। तो ओनली 1 नहीं आएगा, बोथ 1 and 2 नहीं आएगा, फिर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। आंसर होगा ओनली 3 and 4। ओके, ऑप्शन में गलती थी, ओनली 3 and 4। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना और चेंजेस अकर इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर, कौन सी लेयर में अधिकतर एटमॉस्फेयर में बदलाव देखने को मिलते हैं? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस के सबसे पास जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, इनमें से कौन सी लेयर्स में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है? तो देखो, हमने याद किया था, ये है ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो। ट्रोपो में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर में गिरावट आएगी, तो एक तो हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि ये प्लस की साइड है, ये माइनस की साइड है। मीजो में फिर जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरेगा, तो मीजो भी सही है। थर्मो में तो फिर बढ़ेगा। तो 2 and 3, सो बोथ बी एंड सी। बी एंड सी मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी लिख लूं तो बोथ बी एंड सी बिल्कुल सही है साहब। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? गलत तरह से मैचिंग किसमें की गई है? रॉन्गली मैच्ड, लेकिन मैं ऑप्शन भी ढंग से देखती चलूंगी, हो सकता है आपको ऑप्शन में भी गलती दे दी गई हो। एनीवेज, मीजोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 85 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो ऑन एन एवरेज 12 से 18 किलोमीटर तक, जनरली अगर हम बोल दें तो 12 से 18 किलोमीटर तक वेरी करता है। कुछ जगहों पे 12 किलोमीटर तक का ट्रोपोस्फेयर होता है, कुछ जगह पे 18 किलोमीटर तक का होता है। सो ये हो गया ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर तक होता है। यहां हमने क्या लिखा है? सॉरी, मीजोस्फेयर कहां से आ गया? आई एम सो सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक होता है, फिर मीजोस्फेयर जो होता है वो 85 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, सो 18 के ऊपर प्लस 50 ऐड नहीं करना, अर्थ के सरफेस के ऊपर 50 किलोमीटर, तो ये बेसिकली इस एरिया में लाया करता है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में। और जो मीजोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद जो थर्मोस्फेयर होता है वो 85 के ऊपर अप टू 400 किलोमीटर तक लाई कर सकता है। ठीक है, सो अब इस हिसाब से देख लीजिए, आई थिंक फोटो होनी चाहिए, मैंने नहीं डाली है, कोई बात नहीं। सो अब इस हिसाब से देख लीजिए, मीजोस्फेयर 85 किलोमीटर तक बिल्कुल सही है, थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर तक बिल्कुल सही है, एक्सोस्फेयर बियॉन्ड थर्मोस्फेयर सही है ना, क्योंकि ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो और एक्सो, तो एक्सो थर्मोस्फेयर के बियॉन्ड बिल्कुल सही है। स्ट्रैटोस्फेयर 150 किलोमीटर नहीं है, बिकॉज ट्रोपो है 12 से 18, ये है 50 से 150 कहां से आ गया? रॉन्ग है, तो दिस इज नॉट राइटली मैच्ड। चलिए, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्थ वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वेदर फिनोमिनन इज, यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, जो भी कंपोनेंट है, वाटर वेपर भी गैस होती है टू टेल यू। वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस फॉर्म, हवा के फॉर्म में जब वाटर हो जाता है तो उसको वाटर वेपर कहते हैं। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैम वाटर वेपर गैस है क्या? बिल्कुल गैस है। हाँ, लिक्विड होगा तो पानी होगा, जम जाएगा तो आइस होगा, गैस स्टेट में होगा तो वाटर वेपर होगा। सो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है अगर हम बात करें वेदर में चेंजेस या वेदर फिनोमिनन को जो बहुत अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वेदर चेंजेस होते हैं? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? द राइट आंसर इज वाटर वेपर। वाटर वेपर बहुत रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि जितनी भी हाइड्रोजन साइकिल चलती है वो वाटर वेपर की वजह से चलती है। धरती गर्म होती है तो पानी भाप बन के उड़ेगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, ऊपर जाके ठंडा होगा तो बादल बनेंगे तो बारिश होगी, पूरा हाइड्रोजन वाटर साइकिल चलेगा। ठीक है, वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होते हैं और टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर वेपर हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और इन सब में ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स आयोनोस्फेयर? अगर आपको ये वर्ड नहीं भी मिले ना एग्जाम में तो भी वही आंसर आप मार्क करके आओगे जो अभी हम देखेंगे। कौन से स्फेयर के अंदर या कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर आयोनोस्फेयर होता है? तो मैंने आपको बताया होने को तो मीजोस्फेयर में भी होता है, थर्मोस्फेयर में भी होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली या मेनली जब भी आपसे आयोनोस्फेयर पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? आप मार्क करोगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ओके, ट्रोपोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं, मीजोस्फेयर में नहीं, थर्मोस्फेयर में आयंस, जितने भी एटमॉस्फेरिक
पार्टिकल्स होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन आती है ना सन की, जैसे कि गामा रेज, एक्सरेज आ गई, तो वो क्या करती हैं, इन पार्टिकल्स को आयनाइज कर देती हैं, ओके, और फोटो आयनाइजेशन हो जाते हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हाई एनर्जी के अंदर ये फर्दर ब्रेक डाउन होके और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और यही आयंस होते हैं जो कि फिर कौन सी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों को इधर उधर भेजते हैं और कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाते हैं। तो आयोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ओके। चलिए नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर वेरीज ड्यू टू, अब देखो मैंने आपको बोला था कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी थिकनेस 12 से 18 किलोमीटर तक वेरी करती है, कई जगह आपको मिलेगा 12 से 20 किलोमीटर वेरी करती है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। सो ये वेरिएशन क्यों है, तो ये मैं बता दूं कि ये वेरिएशन देखो, ये जो इक्वेटर है इस पे ज़्यादा होती है थिकनेस, पोल्स पे जाओगे कम होगी, ओके। ये क्यों है आपसे पूछा जा रहा है, इट वेरीज ड्यू टू इंसोलेशन वेरिएशंस। मैंने आपको क्या बताया कि जो इक्वेटर है उस पे थिकनेस है ज़्यादा, और जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी ऊपर जाते जाते, राइट। सो थिकनेस क्यों डिक्रीज होती है, इंसोलेशन वेरिएशन। इंसोलेशन क्या होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, यानी कि जो सन की किरणें हमारे तक आ रही हैं धरती तक, उसको इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन वेरी करता है, इसलिए ट्रोपोस्फेयर वेरी करता है, बिल्कुल सही है, बिकॉज इंसोलेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, सूरज की किरणें यहाँ ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछा कोण बनाती हैं, तिरछा कोण बनाती हैं, तो यहाँ गर्मी कम देती हैं, और जितनी ज़्यादा रेडिएशन पड़ेंगी उतनी ज़्यादा गैसेस जो हैं वो ऊपर उठेंगी, हल्की होंगी, उनकी डेंसिटी कम होगी और दूर दूर तक फैलेंगी, ठीक है। तो इसलिए दूर तक फैली हुई होती है इक्वेटर पे बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल ये भी फैक्टर होता है। जो इक्वेटर होता है उस पर ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी धरती है ना, साइड से थोड़ी सी चौड़ी है ना, ये एकदम गोल नहीं है, ये ओब्लेट स्फेरॉइड है। तो क्योंकि इक्वेटर से थोड़ी फैली हुई है, तो ट्रोपोस्फेयर पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो पोल्स पे ज़्यादा होगा, पोल्स उसको ज़्यादा अपने पास तक खींचते हैं एटमॉस्फेयर को, और यहाँ थोड़ी हल्की खुली हुई होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल इसका भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा फैला हुआ है। तो जो इक्वेटर होता है, जो धरती हमारी घूम रही है, और इस मूवमेंट की वजह से, इस सर्कुलर मूवमेंट की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, कोई भी मोशन में अगर बॉडी है तो वो मोशन में ही रहे, उसको बोलते हैं, वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ये ऐसे गोल गोल घूम रही होती है तो इक्वेटर के पास का जो ट्रोपोस्फेयर है वो थोड़ा दूर तक चला जाता है। कभी घुमाया आपने बॉल को, लट्टू को, किसी चीज़ को, तो दूर तक चला जाएगा, है ना। और या रस्सी आपने घुमाई हो, तो सेंटर वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, यानी इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है और यहीं का ट्रोपोस्फेयर दूर तक फैल जाता है। तो ये तीनों रीजन सही हैं कि थिकनेस जो है ट्रोपोस्फेयर की वो वेरी करती है इंसोलेशन की वजह से भी, ग्रेविटेशन की वजह से भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली सोलर रेडिएशंस को अंदर आने देता है ज़्यादा, और जैसे ही ये धरती से टकराती हैं, दिन के टाइम हमने ये रेडिएशंस ले ली, रात के टाइम धरती लॉन्ग वेवलेंथ्स वाली रेडिएशंस बाहर भेजती है। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेज होती हैं या डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर होते हैं जो इनको ट्रैप कर लेते हैं, ओके। वाटर वेपर और गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके, देन नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब इन बाहर जाने वाली लॉन्ग वेवलेंथ्स को ट्रैप कर लेती हैं और जाने नहीं देती। इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। सो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है, आर्गॉन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन दो बार आ गया, इधर लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, क्या लिखें हम, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। चलिए बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आर्गन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। यहां देख लीजिए, ये पूरा लिस्ट है, ये सभी वेरिएबल गैसेस भी हैं और ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। मैंने आपको परमानेंट गैसेस बता दी, कौन कौन सी थी, कौन सी थी, नो अरे, है ना, नो अरे, कार्बन डाइऑक्साइड, न ही, जिनॉन और हीलियम। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, जीनॉन, हाइड्रोजन, ये तो सारी परमानेंट गैसेस थी। अभी जो आप ये देख रहे हो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ना कार्बन डाइऑक्साइड पहले उसको सिर्फ परमानेंट गैस माना जाता था, परमानेंट गैस भी है वो, क्यों, क्योंकि उसके प्रोपोर्शन सेम रहते हैं, मतलब वो हमेशा रहती है, सिर्फ प्रोपोर्शन की बात नहीं है, वो हमेशा रहेगी एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये वेरिएबल गैस भी है क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन का परसेंटेज है ये बढ़ रहा है, ओके। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ओजोन और डस्ट पार्टिकल्स जिनको एरोजोल्स भी बोलते हैं।
एरोसोल क्या होते हैं पूछ लिया जाए तो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मॉग, सूट, इन सबको एरोसोल बोलते हैं जो कि हवा में तैरते रहते हैं। सो अब इनमें देखो आर्गॉन कहीं भी नहीं है, आर्गॉन को हमने परमानेंट गैस में पढ़ा था, आर्गॉन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है। नेक्स्ट, ऑरोराज हैपन इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? ऑरोरा क्या होते हैं? पोलर एरियाज में ना, पर्टिकुलरली पोलर रीजन्स में कुछ रंगीन लाइट देखने को मिलती है आसमान में कुछ कुछ टाइम में। ओके, वो कलरफुल लाइट जो होती है उनको ऑरोरा कहा जाता है। ओके, सो ऑरोरा कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? द आंसर इज थर्मोस्फेयर। जहां पे आयंस होते हैं ना, आयोनोस्फेयर, वहीं पे ऑरोराज होते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आयोनोस्फेयर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ गया। आयोनोस्फेयर, अब ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी है। अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है तो उसको टिक कर दो, नहीं तो ऑल ऑफ द अबव पे जाना पड़ेगा। तो आयोनोस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ फोटो आयोनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सनलाइट की प्रेजेंस में आयंस बनते हैं थर्मोस्फेयर में, सो फोटो आयोनाइजेशन से होता है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, बिल्कुल सही है, रेडियो वेव्स को इधर उधर भेजता है। अब देखो जैसे ही 2 राइट हुए, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर दो, है ना। लेकिन क्योंकि हम समझते भी जा रहे हैं इसलिए हम तीसरा भी पढ़ेंगे। इट ओवरलैप्स इनटू द मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मीजोस्फेयर में आता है, बाकी थर्मोस्फेयर में आता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैव द लीस्ट थिकनेस और हाइट? कुछ लेयर्स आपको बता रखी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इनमें से किसकी थिकनेस सबसे कम है वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये कितनी थी? ये थी 12 से 20, चलो मैक्सिमम 20 भी ले लें। ये कितनी थी? 20 से लेकर के 50, तो इफेक्टिव हो गई 30 किलोमीटर। 50 तक है ना, क्योंकि ये है 85 तक, तो इफेक्टिव हो गई अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर। ये है 400 किलोमीटर तक, तो इसकी तो बहुत ज्यादा हो गई। तो सबसे ज्यादा थिक कौन सी हुई? थर्मोस्फेयर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। ये सब तो कुछ कुछ किलोमीटर, ये तो भैया बिल्कुल ही 300 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो गई इसकी हाइट, जो थिकनेस है वो। सो आंसर हो जाएगा थर्मोस्फेयर। ये देख लो, ओके, ये तो मैंने समझा रखा है, वापस देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटोस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ? मैग्नेटोस्फेयर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। जो एक्सोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर के भी ऊपर वाली जो लेयर है, उसी के आउटर मोस्ट एरिया को, एक्सोस्फेयर के भी बाहर वाले एरिया को मीजोस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता। वहां पे एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, वो वहां पे एक्टिव होती है थोड़ी बहुत। सो मैग्नेटोस्फेयर कौन से स्फेयर से एसोसिएटेड है? ट्रोपो नहीं, स्ट्रैटो नहीं, मीजो नहीं, थर्मो नहीं, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में आता है, सो एक्सोस्फेयर। ये रहा अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? भाई कौन सा नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सा फॉल्स है, आपको बताना है। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एटमॉस्फेयर की जो कॉम्पोजिशन है वो जगह जगह के हिसाब से बदलती रहती है, सही है क्या? नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है और आप एंटार्क्टिका या फिर कनाडा चले जाओ तो वहां पे चेंज हो जाएगी, नहीं। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन तो वही रहती है, थोड़े बहुत माइनर मॉडिफिकेशन वेरिएबल कंपोनेंट में होते हैं। तो ये तो फॉल्स है। सो हमसे क्या पूछा गया? जो फॉल्स है, तो कायदे में तो ये फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, ये राइट हो जाएगा, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं, पर क्योंकि हम समझेंगे हम आगे चलेंगे। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज ट्रू। लेयर ऑफ ओजोन इज बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में भी 15 से 35 किलोमीटर के दायरे में ओजोन लेयर फैली हुई होती है। ओके, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर रिड्यूसेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था थिकनेस इक्वेटर पे ज्यादा है ट्रोपोस्फेयर की, पोल्स पे कम है। तो ये 3 ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स विच एटमॉस्फेरिक लेयर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, वहां पे एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं। चाइना भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है। सो वो कहां पर, कौन सी लेयर में मौजूद है? सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो थर्मोस्फेयर में है। ओके, सो इट इज नॉट इन स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज नॉट इन मीजोस्फेयर, इट इज नॉट इन एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में भी सैटेलाइट्स होती हैं, लेकिन जो लोअर अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट से, कभी सवाल पूछ लिया जाए, लोअर अर्थ ऑर्बिट्स वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन से स्फेयर में घूमती हैं? तो वो थर्मोस्फेयर में है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी थर्मोस्फेयर के अंदर ही है। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर।
अब जब आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाए तो इसमें वेरिएबल एंड परमानेंट सारी गैसेस मिक्स करके आपको आंसर देना है, जब तक कि इन्होंने परमानेंट वर्ड न लिखा हो। अगर ये आपसे पूछ लें द मोस्ट अबंडेंट परमानेंट गैस कौन सी है, तो आप उस हिसाब से आंसर कीजिएगा, और अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो दूसरे तरीके से आंसर कीजिएगा। अभी तो आंसर दोनों में सेम रहेगा क्योंकि थर्ड नंबर की पूछी गई है, हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ पूछ लें तो आंसर वेरी कर जाएगा। सो फर्स्ट नंबर पे आती है नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पे आती है आर्गॉन, है ना। सो थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? आर्गॉन। ओके, और उसके बाद अगर हम सारी गैसेस देख लें तो उसके बाद आएगा वाटर वेपर और फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे सिर्फ परमानेंट गैस पूछें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, वाटर वेपर नहीं आएगा परमानेंट के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल पूछें तो फोर्थ नंबर पे वाटर वेपर और फिफ्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। तो सबसे पहले कलरफुल ग्लोइंग लाइट्स आर सीन अराउंड द अर्थ पोल एंड दे आर कॉल्ड ऑरोरा। बिल्कुल सही है, ट्रू है। पोल्स के आसपास की जो कलरफुल लाइट्स होती है उनको ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा अकर इन थर्मोस्फेयर, बिल्कुल सही है। ऑरोरा आयन से होता है, आयनोस्फेयर से, आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर में होता है, ये भी ट्रू है। So, aurora happens when ions of solar wind collide with atoms of oxygen and nitrogen from Earth's atmosphere. ये भी सही है, मैं समझा देती हूँ। जो आयंस होते हैं आयनोस्फेयर के, वो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में इंटरैक्ट करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं तो वो कलरफुल लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये भी ट्रू है। सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फॉल्स कितने हैं? कोई भी फॉल्स नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी इनमें से कौन सा वाटर वेपर का फंक्शन है? इट रेगुलेट्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यस। इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट एनर्जी थ्रू लेटेंट हीट एनर्जी एक्सचेंज। अब ये क्या है? देखो, वाटर वेपर हीट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जब हीट हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर भी जैसे जमीन के पास वाले जो वाटर है वो हीट को लेगा और ऊपर उड़ेगा, फिर ठंडा होगा और नीचे आएगा, तो ऊपर की ठंडक थोड़ी नीचे, नीचे की गर्मी ऊपर, इस तरह से जब वो पूरा फंक्शन करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में तो लेटेंट हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। तो दो सही हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। फिर भी देख लो, इट हेल्प्स वार्म्स अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर वेपर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, बिल्कुल। सो द राइट आंसर वुड बी 4, ऑल ऑफ द अबव। So with this we are done with all the important MCQs from the chapter atmosphere। वीडियो भी इसलिए लंबा हो गया बिकॉज पूरे चैप्टर की समरी और MCQs हमने कर लिए हैं। सो अब यू शुड नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो जल्दी ही मिलेंगे दूसरे चैप्टर में जिसमें हम और इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हम कवर करते जाएंगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टडा।